वदीतमस्तु मा विद्विषावहै मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन में विभूति पाद में 52वां सूत्र हम पढ़ चुके हैं। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण को बताया गया, क्षण क्या चीज है, समय की सबसे छोटी इकाई, उसके बारे में बताया गया। और उन क्षणों में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। विवेकज ज्ञान भी बताया गया। तो विवेकज ज्ञान की चर्चा है, तो उसी में पिछले सूत्र की 53वें सूत्र की अवतरणिका में महर्षि व्यास जी अगले सूत्र के विषय में कह रहे हैं कि अगला सूत्र जो है वो क्या है। 53वां सूत्र, तो महर्षि व्यास जी कहते हैं उसी विवेकज ज्ञान का विषय विशेष प्रस्तुत किया जाता है, विशेष विषय बताया जाता है विवेकज ज्ञान का 53वें सूत्र में। तो 53वां सूत्र है जाति लक्षण देशैः अन्यता इसको मिला के बोलेंगे जाति लक्षण देशैरन्यता नवच्छेदात् तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति। अलग अलग करेंगे, जाति लक्षण देशैः अन्यता अनवच्छेदात् तुल्ययोः ततः प्रतिपत्ति। जाति लक्षण और देश से भेद का, भिन्नता का निर्णय न होने से दो समान एक जैसी लगने वाली वस्तुओं का ततः उस विवेकज ज्ञान से प्रतिपत्ति ही ज्ञान होता है। तो समान प्रतीत होने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें कौन सी है, कौन सी अलग अलग है, उसका ज्ञान हो जाता है। तो कोई भी वस्तु का उदाहरण हम ले सकते हैं। आंवले का उदाहरण लिया गया है वैसे तो भाष्य में। आंवले दो होते हैं, दो आंवले एक जैसे लगते हैं बिल्कुल। एक आंवला पहले रखा गया है सामने, उसको अच्छे से देख लीजिए। फिर दूसरा आंवला भी रख दिया गया आपके सामने, उसको भी अच्छे से देख लीजिए। और उन दोनों को फिर एक बर्तन में डालकर और हिला दिया गया और आपसे कहा जाए कि अब इसमें से पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था, पहचान के बताइए। तो
उसका निर्णय करना बहुत ही कठिन काम है। यदि परीक्षा लेने वाले को किसी प्रकार से ये निर्णय हो जाए कि यही पहला था, यही दूसरा था, तो जो परीक्षा देने वाला है उसके लिए बहुत ही कठिन कार्य। अन्यथा अगर परीक्षा लेने वाले को भी पता नहीं है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो वो बता सकता है यही पहला था, जिसको मर्जी कह दे। क्योंकि परीक्षक भी पता नहीं लगा सकता पहला कौन सा था। लेकिन अगर हम सामान्य रूप से ये देखें सही सही कि हाँ हमको ये बोध है या नहीं है कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो बोध नहीं हो पाता है, उसमें अंतर नहीं कर पाते हम। तो समान जाति, जाति को कहते हैं जैसे एक भी आंवला है दूसरा भी आंवला ही है, समान जाति हो गई। लक्षण सारे समान है उसमें, गंध से लेकर सब कुछ, सारे लक्षण एक जैसे हैं और एक ही जगह पे रखे हुए हैं। भाई एक पूर्व में हो दूसरा पश्चिम में रखा होगा तो पता ही है कि भाई पूर्व वाला पहला है, बाद में पश्चिम में बाद में रखा गया दूसरा वाला है। तो देश का भी, देश की भिन्नता भी हटा दी गई, समान कर दिया गया, देश एक ही देश में पास पास रख दिया। तो उनमें भेद का निश्चय न होने से सामान्य व्यक्ति को तो उसका पता नहीं चलेगा, दो समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं के विषय में कि कौन सी पहली थी कौन सी दूसरी थी, क्या था इसमें अंतर। लेकिन विवेकज ज्ञान इतनी जबरदस्त चीज है कि वहां भी उसकी पृथकता का बोध हो जाएगा कि पहला ये था और दूसरा ये था। इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है, निर्णय कर लेती है। अब इसके भाष्य में देखते हैं महर्षि व्यास जी क्या कहते हैं। समान देश और लक्षण एक जैसा अगर हो तो जाति भेद जो है वो उनकी भिन्नता को पता लगाने में निर्णायक हो सकता है कि ये तो गाय है और ये घोड़ी है। एक बराबर की, मान लीजिए घोड़ी भी सफेद है, ऊंचाई भी बराबर है गाय की और घोड़ी की, लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर है, लेकिन जाति भिन्न भिन्न है। तो जाति भिन्न है तो जाति भिन्न कैसे पता चलेगी कि पता है कि भाई पूंछ अलग प्रकार की होती है घोड़ी की, गाय की अलग प्रकार की होती है। गाय के गलकंबल होता है, घोड़ी के गलकंबल नहीं मिलेगा। गाय के सींग होते हैं, घोड़ी के सींग नहीं होंगे। गाय के कंधे पे ककुद होता है, घोड़ी के कंधे पे ककुद नहीं, बाल होते हैं। तो ये जाति का जो लक्षण, जाति का भेद है, ये बता देता है कि भाई समान एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं दोनों, उनमें लक्षण भी काफी कुछ एक जैसे हैं, सफेद वो भी है ये भी सफेद है, लेकिन जाति भिन्न भिन्न है। वो घोड़ी जाती है और वो गाय जाती है, तो ये इससे इनकी भिन्नता की जा सकती है। फिर कहते हैं कि अगर देश भी समान है और जाति भी समान है
तो उनमें जो लक्षण है, भिन्न भिन्न लक्षण, वो उनकी भिन्नता का ज्ञान करा सकते हैं। जैसे दो गाय खड़ी हैं, एक ही जगह पे खड़ी हुई हैं, तो एक गाय जो है काली आंखों वाली है, और एक गाय पे स्वास्तिक बना हुआ है। तो चिन्ह से पहचान लिया गया, लक्षण से पहचान लिया गया। फिर कहते हैं कि अगर जाति भी समान है, लक्षण भी समान है सारे, तो जगह अलग अलग उनकी है, देश भिन्नता, उससे उसमें पहचान की जा सकती है। जैसे आंवले, दो आंवले हैं, एक ही जाति हुई, उनमें लक्षण भी एक जैसे हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, कोई अंतर नहीं लगता। लेकिन एक पूर्व में रखा, एक पश्चिम में रखा, तो देश, भिन्न देश का वाला होना, ये उनकी भिन्नता में पहचान है। ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। अगर ऐसा कर दिया जाए कि जो वो आंवले हैं, जो एक देश में एक रखा है, दूसरे देश में, पूर्व में एक रखा है, पश्चिम में एक रखा है, अगर पहले आंवले को भी, जिसको दो के बीच में भिन्नता जाननी है, ऐसे ज्ञाता के सामने पहले वाले आंवले को बाद वाले आंवले के साथ में ही रख दिया जाए, यानी कि पूर्व वाले को भी उठा के पश्चिम वाले के साथ में रख दिया जाए, तब दोनों का समान देश हो जाने पर ये पहला है या ये दूसरा है, ऐसा उनमें अंतर कर पाना असिद्ध हो जाता है, नहीं अंतर हो पाता। लेकिन जो असंदिग्ध है, ऐसा तत्व ज्ञान, इसके द्वारा उसमें भेद कर पाना संभव होता है। तो वो कैसे होता है? वो विवेकज ज्ञान से उसका ज्ञान होता है। तो आगे कहते हैं महर्षि व्यास जी, तो कैसे होता है? तो इसके बारे में कहते हैं कि पहला जो आंवला है, उस पहले आंवले का देश जिस क्षण में था, और दूसरे आंवले का जो देश जिस क्षण में था, उससे दोनों में भिन्नता है।
और दोनों आंवले अपने अपने, जो एक पूर्व में था और एक पश्चिम में था, तो वो उन आंवलों ने, प्रत्येक आंवले ने अपने देश का अनुभव किया हुआ है, अर्थात वहां के क्षण उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने देश अनुभव के कारण से हर आंवला भिन्न है। सामान्य व्यक्ति इस चीज को नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो अधिक सूक्ष्मता से समझेगा, देखेगा, उसको ये बात समझ में आएगी कि जिस समय हमारी दृष्टि के सामने पूर्व देश वाला आंवला पश्चिम देश वाले आंवले के साथ में लाके रखा गया, धीरे धीरे लाके वहां पर रखा गया, तो हमें पता है ना, वो या तो बाएं होगा, बाएं रखा जाएगा, या दाएं रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा या पीछे रखा जाएगा। तो हम कम से कम ये तो जान सकते हैं ना कि बाएं वाला पूर्व देश वाला या दाएं वाला पहले से रखा हुआ पश्चिम देश वाला है। और इस योगी की स्मृति उस देश के साथ, क्षण के साथ में, मतलब पूर्व देश के क्षण के साथ में उससे जुड़ी रहती है, कि मतलब वो समझ पाता है कि ये पूर्व देश वाला है। अब पूर्व देश वाले की ये स्थिति है, अब पूर्व देश वाले की ये स्थिति है, बदलते रहो तब भी वो पूर्व एक देश वाले को अच्छे से एकाग्र होकर पकड़ लेता है। तो कितना ही उसको सामने घुमा दिया जाए, लेकिन सामान्य व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा एकाग्रता के अभाव में, लेकिन जो विवेक ज्ञान वाला व्यक्ति है उसको एकाग्रता उसी पे लगी होने के कारण से वो पहचान जाएगा अंत में भी कि ये वाला आंवला है, पहले पूर्व देश वाला है। तो ये तो हमारे समझने की दृष्टि से हमने बताया, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। महर्षि व्यास जी ने उसको क्षणों से संबद्ध किया है, तो हम समझ सकते हैं कि क्षणों से संबद्ध कोई चीज कैसे हो सकती है। वो मैंने अपने शब्दों में व्यक्त किया। तो महर्षि व्यास जी कहते हैं जो ये आंवले हैं अपने अपने देशों के क्षणों के अनुभव के कारण से वो अलग अलग हैं। उन अलग अलग देशों के क्षणों का अनुभव ही उनकी भिन्नता में कारण है। ये आंवले तो बहुत बड़े बड़े हैं, कम से कम एक एक या 1.5-1.5 इंच के होंगे, बहुत बड़े। बहुत मोटा उदाहरण है। यहाँ तो परमाणु के विषय में भी कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। इसी उदाहरण से परमाणु के समान जाति, समान लक्षण, समान देश वाले परमाणु का पूर्ववर्ती परमाणु के देश के साथ वाले क्षणों का साक्षात्कार होने से उत्तरवर्ती परमाणु का वह पूर्व जो स्थान है, वह उत्तर वाले बाद वाले परमाणु के स्थान के क्षणों वाला अनुभव नहीं करता। मतलब पूर्व देश वाला जो है परमाणु, पहले वाला, उसको पहले वाले क्षणों के साथ ही विवेकज ज्ञान वाला योगी जान पाता है। इसलिए वो उसको भिन्न समझ पाता है, ये पहले वाला परमाणु है, ये बाद वाला परमाणु। कितनी सूक्ष्मता होगी इसकी कल्पना भी करना कठिन है, जो योगी करता है उस समय भेद, पहले वाला परमाणु दूसरे वाला परमाणु।
सामान्य व्यक्ति के लिए तो परमाणु ही समझ पाना कठिन हो जाएगा। पहले तो परमाणु का साक्षात्कार ही होना चाहिए, होता कैसा है। फिर दो परमाणुओं में भेद की बात तो बहुत दूर की है, आगे की है। तो परमाणुओं के साथ वाले जो क्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उन दोनों परमाणुओं की भिन्नता का ज्ञान भी इस ऐश्वर्य से युक्त, इसको ईश्वर के रूप में कहा है। ईश्वर मतलब अत्यंत ऐश्वर्य युक्त जो ये योगी है, इसको उन परमाणुओं के की भिन्नता का भी ज्ञान होता है। तो इसमें फिर अंत में कहते हैं, कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि जो अंतिम विशेष होते हैं वो आपस में भिन्नता को उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पार्थिव द्रव्यों में पृथ्वी समान है, लेकिन अंतिम विशेष उसके क्या हुआ, कोई चीज लकड़ी बन गई, कोई पत्थर बन गया, कोई लोहा बन गया, कोई चांदी बन गया, कोई सोना बन गया। इनमें पार्थिवत्व तो समान है, पृथ्वी तो समान रूप से है, लेकिन अंतिम विशेष ये है। और जब अंतिम विशेष होते हैं तो एक दूसरे से वो भिन्नता को उत्पन्न करते हैं। पृथ्वी समान होते हुए भी कोई चांदी है, कोई सोना है, कोई लोहा है, कोई पत्थर है, कोई लकड़ी है। तो वो भिन्नता सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आती है। लेकिन अगर एक जैसी चीजें हों, सोने का बिस्कुट, दो सोने के बिस्कुट रखे हों, तो सामान्य व्यक्ति भेद नहीं कर पाएगा। तो कैसे करते हैं ये, तो एक तो देश भेद कारण होता है, स्थान का भेद, लक्षण भेद, उसमें जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों में अंतर होता है। फिर प्रत्येक वस्तु का जो अवयव सन्निवेश है, परमाणुओं की संरचना है, वो भिन्न होती है, वो भी भेद है, उसमें अंतर है। लकड़ी के परमाणुओं की संरचना भिन्न प्रकार की, इसलिए वो लकड़ी है। लोहे की परमाणुओं की संरचना अलग प्रकार की है। और परमाणुओं का जो आपस में अन्वय है, अर्थात जिस प्रकार से परमाणु लगे हुए हैं, व्यवस्थित हैं, वो भी भिन्न है। तो स्थान का जो व्यवधान है, स्थान की दूरी है, ये भेद, और अलग अलग जाति बन जाना, ये लोहा जाति, ये लकड़ी जाति इत्यादि, ये भिन्नता में कारण होते हैं उसकी पहचान में। लेकिन एक ही समान चीज बिल्कुल एक जैसी, जैसे दो सोने के बिस्कुट का उदाहरण दिया, एक समान छपे हुए, बिल्कुल बने हुए,
तो उसमें तो जो क्षणों के द्वारा कौन से क्षणों का किसने अनुभव किया है, किस देश के साथ किसके क्षणों का अनुभव है, ये भेद तो योगी की बुद्धि से ही जाना जा सकता है। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं जान सकता। तो एक और आचार्य वार्षगण्य का एक वाक्य देते हैं। महर्षि व्यास जी का स्वभाव है, महर्षि व्यास जी अनेक जगह अनेक ऋषियों की बातों को उठाते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है। जैसे यहाँ भी कहते हैं कि वस्तुओं के जो परमाणुओं का अन्वय है, इस प्रकार के से वो लगे हुए हैं, उसका जो प्रकार है, उनमें जो देश आदि का व्यवधान है, जगह का, और उनकी जो जाति है, तो इनके द्वारा जो भेद है यदि नहीं होता है, जैसे हमने 2 सोने के बिस्कुटों की बात की, तो वहां पर क्या कारण है, क्यों भेद नहीं है? क्योंकि उनमें जो कारण की पृथकता नहीं है, कारण एक जैसा लगा हुआ है। तो इसीलिए जब कारण एक जैसा, जैसे सोने के इस बिस्कुट में भी सोना ही लगा हुआ है प्योर, और इसमें भी सोना लगा हुआ है, तो दोनों में जो कारण है, प्रकृति है, उसमें भेद नहीं है। इस कारण से दोनों में भिन्नता नहीं है। भिन्नता ना होने का कारण आचार्य वार्षिकण्य ये बताते हैं। लेकिन फिर भी उन दोनों में भिन्नता को जान जाता है योगी, तो वो तो इतनी ऊंचे स्तर का जो योगी होगा, जिसको विवेकज ज्ञान होगा, वही जान पाएगा। तो यहाँ पर इस सूत्र में क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेकजम ज्ञानम, ये जो पिछला सूत्र है उसी को और विस्तार करके विवेकज ज्ञान के बारे में थोड़ा और भी बताया कि भाई विवेकज ज्ञान कितना सूक्ष्म है, किस तरह से क्षणों और उसके क्रमों में संयम करके वस्तु के साथ में उसको जोड़कर किस तरह से योगी जानता है उसको, पहचानता है उसको, तो ये योगी के वश में ही है। अब वैसे क्षण जो है वो कोई ऐसी स्थूल मोटी वस्तु तो है ही नहीं, जिसके ऊपर कोई ऐसा द्रव्य तो है नहीं कि जिस पे संयम किया जाए। वो तो किसी वस्तु के साथ में कि ये दिशा इसकी है, ये देश इसका है, तो जिस क्षण में वो दिशा देश था, वो क्षण को उसके साथ में योगी अनुभव कर लेता है। उन क्षणों का अनुभव उसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि अच्छा ये है, और यही पहचान उसकी उसके साथ जुड़ी रहने के कारण से वो एकाग्रता इतनी अधिक होती है कि वो उससे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता। दूसरा व्यक्ति जरा सा भी थोड़ा सा भी उससे हटेगा, दूसरी तरफ जरा सा भी ध्यान गया, वहीं कंफ्यूज हो जाता है वो।
कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था। और विवेक ज्ञान वाला व्यक्ति तो उसकी तो एकाग्रता ही इतनी है, वो एक क्षण के लिए भी वहां से हटता नहीं है। तो इस प्रकार से ये तो हम मोटी चीजें आंवले आदि के लिए समझ पा रहे हैं। परमाणुओं का जो विन्यास है उसके बारे में भी योगी समझता है, और संकल्प से कैसे पहला परमाणु ये था और इसको संकल्प से कैसे हटाया गया और कहाँ पर पहुंच गया, ये इत्यादि सब कुछ साफ देखता है ये। सामान्य व्यक्ति संकल्प के प्रभाव को क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि वो सूक्ष्मता नहीं जानता। संकल्प का प्रभाव सूक्ष्मता से परमाणु के स्तर पे होता है। तो कोई चीज घटित तो हो रही है प्रयास करने से, तो उत्साह बढ़ता है व्यक्ति का, वो और प्रयास करता है उस पर। और जिसको पता ही नहीं चला कुछ अंतर भी होता है, वो क्या प्रयास करेगा? वो तो छोड़ देगा, अरे कुछ नहीं होता। तो ये मैंने एक मोटी सी बात रखी कि इतनी सूक्ष्मता से देखने की शक्ति इस योग बल के द्वारा आती है, जिसको विवेकज ज्ञान यहाँ कहा है। चौवनवा सूत्र हम देखते हैं, विवेकज ज्ञान के ही विषय में है, विवेकज ज्ञान की विशेषता बताने के लिए। सूत्र है, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारक सभी विषयों में पूरी तरह से क्रम रहित, ऐसा विवेक ज्ञान होता है, विवेकज ज्ञान होता है। विवेक से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कैसा होता है? तारक होता है। तारक का मतलब हुआ अपनी प्रतिभा से उत्पन्न ज्ञान। जितने पदार्थों को विषय बनाता है उन सब के विषय में होता है वो। पूरी तरह से होता है, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान सब एक साथ। और कहते हैं अक्रम, एक साथ उपस्थित होता है, क्रम से नहीं कि पहले भूत के बारे में जानना है, फिर वर्तमान, फिर भविष्य, ऐसा नहीं, एक साथ उसका अक्रमम, क्रम नहीं होता उसका। जैसे कौन सा ज्ञान पहले उत्पन्न हुआ, भूत का पहले उत्पन्न हुआ उसको, या फिर भविष्यत का पहले हुआ, या वर्तमान का पहले हुआ, ऐसा क्रम नहीं होता वहां पे। इसलिए यहाँ पर अक्रमम का है बस, यानी कि बिल्कुल एक ही क्षण पर सारे का सारा ज्ञान, जितने विषय बनाएगा उन सभी विषयों का ज्ञान उसको हो जाता है। ये है यहाँ पर विवेकज ज्ञान, विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान है। अब विवेक की स्तर जो है बहुत सूक्ष्म है, ये केवल इंफॉर्मेशन के लेवल वाला विवेक नहीं है। तो अपने प्रतिभा से, जो उस योगी की प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा से जो उत्पन्न होता है उसको तारक कहा है, तारकम। जितना चाहे उतने पदार्थों को विषय बना सकता है, इसीलिए कहा सर्व विषय। एक साथ अगर वो 10
पदार्थों को विषय बनाना चाहता है तो बना ले, कोई बात नहीं है। और सर्वथा विषय मतलब वो भूत भविष्य और वर्तमान सबके विषय में होगा ज्ञान, पूरी तरह से होगा, हर तरह से। और उसका कोई क्रम नहीं होता कि भी क्रम से आए, पहले ये आएगा पहले वो आएगा, वो सब एक साथ ही उपस्थित होता है पूरा ज्ञान। यही विवेकज ज्ञान है। ये सब वर्णन करने के दो प्रयोजन हैं। एक तो जब व्यक्ति को ऐसा होने लगे तो उसको समझ में आए कि हाँ ये विवेकज ज्ञान है, पहचान सके, क्योंकि शब्द प्रमाण वही मार्गदर्शन करने वाला होता है। पहले थ्योरी पढ़ता है इंसान, फिर तभी प्रैक्टिकल करता है और अपनी स्थिति का सही सही आकलन कर पाता है कि मैं बिल्कुल ठीक अवस्था में आ रहा हूं। दूसरा आकर्षण, दूसरा प्रयोजन है आकर्षित करना। जो लोग योगाभ्यास साधना नहीं करते हैं उनको करनी चाहिए, ऐसा ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है। वैराग्य जो है वो फालतू की चीज नहीं है। वैराग्य से कोई हानि नहीं होती। वैराग्य से क्या प्राप्त हो सकता है उसका एक वो मोटा मोटा बता रहे हैं। तो इसके व्यास भाष्य में हम देखते हैं महर्षि व्यास जी ने कहा है, सबसे पहले तारकम का अभिप्राय बताते हैं। जो अपनी ही प्रतिभा से ऊपर उठता है, अर्थात वो किसी के उपदेश से ज्ञात हुआ हो ऐसा नहीं होता। किसी ने उपदेश कर दिया, बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है किसी की चीज के बारे में, ऐसा नहीं होता। वो प्रतिभा से ही उत्पन्न होता है, स्व प्रतिभा से ही। उसको इसलिए तारक कहा, तारकम। तो सर्व सर्व विषयम क्यों कहा? सर्व विषयम महर्षि पतंजलि ने इसलिए कहा कि कोई ऐसा है ही नहीं जिसको योगी विषय ना बना सकता हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसको योगी विषय न बना सकता हो। न अस्य किंचित अविषयी भूतम, ऐसा कहा। कोई भी संसार की वस्तु ए टू जेड, बिल्कुल कुछ भी नहीं ऐसा हो सकता कि जो उसका विषय ना बने। सबको विषय बना सकता है और सबके विषय में उसको विवेक ज्ञान हो सकता है। और सर्वथा विषयम के बारे में कहते हैं महर्षि व्यास जी, अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम। अर्थात भूत भविष्यत और वर्तमान, कितना ज्ञान हो सकता है किसी किसी वस्तु के बारे में, क्या जान सकता है व्यक्ति।
कि पहले क्या थी, अब क्या है, आगे क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा और क्या है। यही तो सर्वथा विषय है। तो सर्वथा विषयम का मतलब यही है कि सबको सब प्रकार से भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता है। अक्रमम, अक्रमम का अर्थ बताते हैं कि सब सारा ज्ञान एक ही क्षण में उपस्थित होता है। एक ही क्षण में सारा ज्ञान हो जाता है, बारी बारी से नहीं, एक ही क्षण में होता है। और वो ज्ञान भी परिपूर्ण होता है, कमी नहीं होती उस ज्ञान में। तो जो ये कहा गया स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, उस सूत्र के भाष्य में कहा गया था कि मधुमती भूमि वाला जो योगी है, उसको ये कहा गया था कि मुझे ये योग का दीपक मिल गया है। तो जो वो योग का दीपक, योग का प्रदीप वहां पर कहा गया था, वो इसी विवेक ज्ञान का अंश था। अर्थात जो छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, दिख रहा है, दूर का भी जान रहा है, व्यवहित को भी जान रहा है, ये छोटा छोटा जो सिद्धियां मिल रही हैं, ये इसी विवेक ज्ञान का थोड़ा सा अंश वहां पर मिल रहा है। और वो जब अभ्यास करते 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 जब आगे बढ़ता चला जाएगा, तो वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाएगा, वो विवेक ज्ञान हो जाएगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसी विवेक ज्ञान का वो थोड़ा सा अंश है, यानी कि दीपक प्राप्त हुआ है, सूर्य तो विवेकज ज्ञान है, ये कहना चाहते हैं। तो यहीं पर विवेकज ज्ञान पर उस वो जो सिद्धियां होती हैं उनकी परिसमाप्ति होती है। मतलब इस विवेकज ज्ञान जो होता है, इससे सब कुछ जान सकता है व्यक्ति। तो कितनी जबरदस्त और बड़ी बात है ये। तो ये इतना ही भाष्य था महर्षि व्यास जी का। आगे एक सूत्र है, ये 55वां सूत्र, ये यहीं पर पाद भी समाप्त हो जाता है, फिर कैवल्य पाद शुरू होता है। तो ये अगले कक्षा में हम पढ़ेंगे 55वां सूत्र। तो अभी विराम करते हैं। विवेकज ज्ञान के बारे में काफी पूरी जानकारी यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने दी कि क्या होता है। कोई विषय ऐसा नहीं है जो इस विवेक ज्ञान का विषय न बन सकता हो। जरा कुछ थोड़ा बहुत बाकी रह जाता हो ज्ञान, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से होता है, जो विषय बनाए सब कुछ बना सकता है। तो ये विवेकज ज्ञान है। और यहाँ तक भी बता दिया कि जो मधुमती भूमि वाला जो थोड़ी सी सिद्धियां प्राप्त हुई थी और योग प्रदीप, योग का दीपक जो मिला था, वो जो बताया गया, वो
तो उसका एक छोटा सा विवेकज ज्ञान का एक छोटा सा भाग है, वही आगे जाकर सूर्य के रूप में प्राप्त होने वाला होता है, अधिक अभ्यास और साधना में लगे रहने से। तो ये यहाँ पर विवेक ज्ञान का विषय समाप्त होता है। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। गुरु जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। ओम नमस्ते आचार्य जी।